तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अब नेक्स्ट सीरीज़ लेके, ठीक। इसमें हम लोग फिजिक्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, बीएससी नर्सिंग और अनपैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए। और इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको ध्यान से एक बार देखिएगा ज़रूर, ठीक है। ओके, देन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो हम लोग क्या पढ़े थे, वेब ज्योर, ठीक है। वेब ज्योर क्या पढ़े थे, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। यानी कि वायलेट का सब वेवलेंथ होगा जो सबसे कम होगा, रेड का इसमें सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। तो वायलेट का सबसे कम होगा, रेड का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। तो इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। अच्छा, इसीलिए जब हम लोग देखते हैं जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो जनरली रेड कलर के बने होते हैं, ठीक, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये रेड कलर ज़्यादा दूरी से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारे सिग्नल, और जैसे एम्बुलेंस में भी जो प्लस सिग्नल होता है वो भी रेड कलर का ही होता है, ताकि हम लोग उसको दूर से देख के आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। आंसर क्या होगा, रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सर्किट प्रोटेक्टर, ठीक। तो कौन सा ऐसा इसमें है जो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोग घर में फ्यूज़ का नाम सुने हैं, फ्यूज़, कि घर में जैसे ही लाइट ज़्यादा हुई कम हुई, ठीक है, तो फ्यूज़ क्या होता है, उड़ जाता है, यानी कि जो हमारी पूरी सर्किट है वो क्या होती है, प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज़, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो सब लोग कर ही लेंगे, ठीक। और जो फ्यूज़ होता है वो एक ही बहुत ही हल्के वायर का होता है, ठीक। यानी कि जब इसमें नॉर्मल जैसे ही लाइट जैसे ही इसमें बहेगा तो ये नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही इसमें हल्की सी लाइट ज़्यादा हो जाती है तो हीट प्रोड्यूस होने लगता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने लगता है पूरे वायर में, और वो पूरा वायर अब सर्च करता है कि सबसे कमज़ोर वायर का जो कनेक्शन का जो हमारा है उसमें सबसे कमज़ोर हिस्सा कौन सा है। तो सबसे कमज़ोर हिस्सा हमारा फ्यूज़ होता है, इसलिए वो जल्दी से मेल्ट कर जाता है, ठीक है। ओके, in the total internal reflection when the angle of incident is equal to the critical angle for the pair of media in the contact, what will be the angle of refraction, ठीक है। तो हमें देखना है रिफ्रैक्शन का एंगल बताना है जब हमारा, तो इसमें फ्रेंड्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है, TIR हम लोग पढ़े हैं, ठीक। तो उसमें क्या है कि ये व्हाट विल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इंसिडेंस रे जब इतना होता है, इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल नोट। अब हम लोग पूरा देखते हैं इसको, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक। तो देखो इसमें है नॉर्मल जो पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, ये है इंसिडेंट रे रेड कलर का, ठीक, और ये ग्रीन कलर का है रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हो गया। तो देखो जैसे ही हमारा इंसिडेंट, तो हमें देखो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड से मतलब है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक। अब जैसे ही हमारा जो इंसिडेंट एंगल है, मान लो ये थीटा है, ठीक, जो कि यहाँ पे दिया है, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक। अब ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, जो रिफ्रैक्शन कॉज करता है, रिफ्रैक्टेड, ठीक, कि जो दूसरे मीडियम में जाता है। अब देखो ये सेम ही मीडियम है, ये रिफ्लेक्शन कॉज कर दिया वापस, और ये रिफ्लेक्टेड मतलब कि पास कर गया दूसरे मीडियम में, ठीक। तो ये जैसे ही अगर हमारा ये रेयर मीडियम है मतलब इसकी डेंसिटी कम है, ठीक, और ये है डेंसर मीडियम मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो जैसे ही हमारा रेयरर टू डेंसर मीडियम आएगा तो जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे होता है वो हमारे नॉर्मल की तरफ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे ही हमारा रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चंस का नेक्स्ट सीरीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे फिज़िक्स के सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस हमें ज़रूरी है कि इसको पूरा हम लोग एक बार ज़रूर नज़र से एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। तो विच ऑफ द कलर, तो बीएससी नर्सिंग और अनपैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक, हमारे लिए। तो इसको हम लोग एक बार देख लेंगे जल्दी से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। लाइट में कौन सा, लाइट में हम टोटल कितने पढ़े थे, वेब ज्योर, ठीक, वेब ज्योर पढ़े थे, जिसमें में से जो ये कैसे पढ़े थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा, और सबसे कम वेवलेंथ ब्लू का, वायलेट का होगा, ठीक। फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक। यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अगर रेड का होगा, तभी तो हम लोग ने देखा है कि जो रोड ट्रैफिक जितने भी सिग्नल होते हैं या फिर ट्रैफिक के जितने भी सिंबल होते हैं कौन से कलर के बने होते हैं, रेड कलर के, ताकि हम लोग इसको दूर से देख सकें, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक।
अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इसका रिफ्रैक्शन कम होगा, ठीक है, इसलिए इसकी स्प्लिटिंग कम होगी, तो हम लोग इसको दूर से भी देख लेंगे, ठीक। अब जैसे कि एम्बुलेंस में भी हम लोग देखे हैं जो प्लस का साइन होता है वो भी रेड कलर का ही होता है ताकि हम लोग दूर से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सर्किट प्रोटेक्टर। तो हम लोग देखे होंगे घर में हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लाइट नहीं आ रही है, कि लाइट बहुत ज़्यादा आ गई थी और फ्यूज़ हमारा उड़ गया, ठीक। तो ये हमारी सर्किट है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पतला सा वायर हम लोग लगाते हैं, ठीक, यहाँ पे, ठीक, इसको फ्यूज़ कहते हैं, ठीक। तो इमरजेंसी कंडीशन में जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है या फिर और कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो ये जो हमारा फ्यूज़ होता है ये मेल्ट कर जाता है, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही पतला वायर का होता है, ठीक। और ये सारे स्ट्रॉन्ग, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक, कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है फ्यूज़ की वो बहुत ही कम होती है, ठीक। तो नॉर्मल कंडीशन में तो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, लेकिन जैसे ही हल्का सा हीट जनरेट होता है, ठीक, वहाँ से ही हमारा फ्यूज़ मेल्ट कर जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो TIR पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर IC, और हमारा TR पूछा है व्हाट विल बी द, अच्छा, रिफ्रैक्शन का एंगल पूछा है। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा एक मिनट, तो ये देखो, ठीक, अब इसको हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो हमारे रेड कलर का है ये हमारा है इंसिडेंस रे, ठीक, और ये जो हमारा ग्रीन कलर का है ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि इस पे, इस सरफेस पे टकरा के वापस आ रहा है। और ये जो हमारे ब्लू कलर का है ये हमारा है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जा रहा है, ठीक। तो हमें देखना है कि जब हमारा एंगल क्या है, थीटा, यानी कि इंसिडेंस रे मान लीजिए थीटा है और इंसिडेंस एंगल जो हमारे क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, तब क्या होता है। तो देखो जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल होता है तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वो π/2 होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़े थे क्या, इसमें नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जो हमारा इंसिडेंस एंगल होता है वही हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक। तो अगर हमारा इंसिडेंस एंगल थीटा होगा तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा होगा, ठीक। ये कौन से लॉ हम लोग कहाँ पढ़े हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो जैसे ही हमारा जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, कौन सा एंगल, इंसिडेंस एंगल, वैसे ही जो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होता है ये पूरा सरफेस से ही सीधे सीधे पास हो जाता है और ये जो एंगल बनाता है, ठीक, यहाँ टोटल 90 डिग्री बना लेता है। तो ये हमारे रखने वाला क्वेश्चन, याद करने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि इसमें आंसर कौन सा होगा, 90 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 90 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज़ नाइदर एब्सॉर्ब नॉर रिलीज। तो हीट इज़ नाइदर एब्सॉर्ब, अब देखो तुम पढ़े होगे तुम लोग, जिसमें कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ना तो एब्सॉर्ब होती है और ना रिलीज़ होती है, पढ़े हो लेकिन याद नहीं होगा। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबैरिक, आइसो मतलब सेम, बार किसका यूनिट है, बार किसका यूनिट है, किसको मेजर करते हैं, बार, प्रेशर को, ठीक, यानी कि जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबैरिक कहते हैं। अच्छा एक होता है डी ऑप्शन इसमें मिसिंग है, आइसोकोरिक, ठीक है। तो आइसोकोरिक यानी कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको। एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट इज़ नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज्ड, ठीक है, यानी कि हीट इसमें कांस्टेंट रहता है, ना तो एब्जॉर्ब होता है ना रिलीज होता है, ठीक है, उसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, एडियाबैटिक, ठीक, ऑप्शन सी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन ऑफ द ट्रूथ टेबल। चलो वैसे तुम्हारे सिलेबस में तो ये है नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलो तो बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ जॉर गेट, तो हम लोग सारे गेट एक बार देख लेंगे, जॉर गेट, एंड गेट, नॉर गेट। एक मिनट, इसको मोड़ना पड़ेगा तुम्हें, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एक बार, तो मोड़ के एक बार देख लो इसको। तो देखो ये हमारा जो और गेट होता है, ठीक है, और गेट, ठीक, और गेट होता है, तो इसमें और मतलब कि प्लस साइन होता है, ठीक, और गेट मतलब कि प्लस साइन होता है, ठीक, यानी कि अगर हम लोग इनपुट 0 और 0 देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 0 + 0 0,
इसमें जोड़ना है सब में। तो देखो यहीं लिखा तो है, यानी कि इनपुट अगर हम लोग 0 0 देंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और 0 1 देंगे तो 0 + 1 1 बन जाता है, 1 देंगे तो 1 + 0 1 बन जाता है, और 1 1 1 मतलब कि इसमें कोई एक लेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो सिग्नल होता है वो इसका एक्सप्रेशन होता है y = a + b। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा एंड गेट होता है, एंड गेट होता है मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि 0 अगर a से हमारा 0 जाएगा, b से हमारा 0 जाएगा, तो a 0 × 0 कितना होता है, 0 होता है, और 0 × 1 कितना होता है, 0 होता है, 1 × 0 कितना होता है, लेकिन 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इसलिए एंड का हम लोग का ये होगा। अब हमारा हो गया नॉट गेट, मतलब कि उल्टा ही पूरा। तो अगर हम लोग इनपुट 0 देंगे तो 1 होगा, और अगर हम लोग इनपुट 1 देंगे तो 0 होगा। ठीक, अब हमारा हो गया नॉर गेट। तो नॉर गेट हमारा बना होता है और गेट, और और गेट के को इन्वर्ट कर दो। ठीक है, यानी कि और गेट और नॉट गेट लगा दो तो हमारा हो जाएगा नॉर गेट। ठीक, तो हमारा पूरा जो और गेट का जो एक्सप्रेशन था, रिजल्ट था, उसका बिल्कुल अपोजिट होगा हमारा नॉर गेट। ठीक है, देखो कैसे। तो जैसे अगर हम लोग इनपुट देंगे 0, तो 0 में और गेट में क्या होता था, 0, लेकिन इसमें 1 होगा। 0 में और गेट में 0 होता था, लेकिन इसमें 1 होगा। और गेट में मतलब पूरा एकदम अपोजिट होगा। देखो जैसे ये यहाँ पे ये है, इसका पूरा अपोजिट होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या था, देखो पूरा रिजल्ट पूरा अपोजिट है। और इसका जल्दी जल्दी याद करो क्योंकि तुम्हारे से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो जैसे नैंड गेट, यानी कि एंड का नॉट लगा दो, उसके ऊपर बार लगा दो, यानी कि रिवर्स कर दो। तो ये जो हमारा एंड का था, एंड का था, इसका जस्ट अपोजिट ये हमारा नैंड गेट है, जॉर गेट। ठीक है, इसमें एक्सक्लूसिव और गेट होता है। ठीक, तो और गेट का ही ये एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है, जिसको हम लोग जॉर गेट कहते हैं। ठीक, ये देख लो, इसका ब्रीडिंग एक्सप्रेशन सिंपल सा है, तुम्हारे सिलेबस में उतना आएगा नहीं। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो। फॉर द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम लोग कितने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक, तो एक बार हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम, होल आर द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ पेंटावेलेंट एटम, इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ पेंटावेलेंट एटम्स और डॉट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट आर पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले डिफरेंस देखते हैं। आप देखो, जनरली तुम लोग देख लो ऐसे ही। ठीक, जो तुम्हारा, ठीक, ये तुम्हारा है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, ठीक, उस पी टाइप सेमीकंडक्टर आर फाउंड बाय द थर्ड ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तीसरे ग्रुप एलिमेंट का, जैसे कि बोरॉन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको ट्राईवैलेंट सेमीकंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि तीसरे ग्रुप का होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इट मीन्स इट्स डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब देखो जो हमारा नॉर्मल सेमीकंडक्टर है, ठीक, अगर उसमें पी टाइप यानी कि थर्ड ग्रुप एलिमेंट अगर हम लोग डालेंगे, ठीक है, थर्ड ग्रुप एलिमेंट जैसे कि बोरॉन, ये है हमारा थर्ड ग्रुप एलिमेंट बोरॉन। अरे बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, गैलियम। तो अगर हम इसको देखो, जो हमारा नॉर्मल कंडक्टर होता है वो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट का होता है। ठीक है, जैसे कि ये सिलिकॉन, फास्फोरस, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा बोरॉन फैमिली होता है उसके पास 3 होते हैं। अब जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली होता है उसके पास 5 होते हैं। तो अगर हमारा नॉर्मली बना हुआ है, अगर हम लोग एक फोर्थ ग्रुप कार्बन फैमिली यानी कि फोर्थ वाले एटम्स को अगर हम लोग 3 वाले एटम से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा, होल। ठीक, तो जैसे होल है तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाता है, तो इसी का कहते हैं अनऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन स्टेट, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अरे फोर्थ ग्रुप में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन फैमिली के, कार्बन के नीचे ही तो सिलिकॉन आता है। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर हम 13th ग्रुप यानी कि थर्ड ग्रुप के एलिमेंट जो कि बोरॉन फैमिली को अगर हम लोग करेंगे, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की वही कमी होगी, वो होल क्रिएट हो जाएगा जिसमें अनऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो हमारा कौन सा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो जाएगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक, अब हम देखते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये तुम्हारे 15th ग्रुप के एलिमेंट। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, इसको पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो, अब ये है हमारा फास्फोरस, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जनरली सिलिकॉन के पास 4 होते हैं। तो जब फास्फोरस को लाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक,
लेकिन इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होता है, तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल में होल होता है। ठीक, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरेक्टर हमारा होल होता है। होल इंडिकेट्स अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस नंबर ऑफ होल्स मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, समझ गए। चलो नहीं समझ में तो क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, उसको समझ लेना तुम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, अब बताओ इसमें पी टाइप। ठीक, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि ट्राइवेलेंट एटम। ठीक, तो हमारा आंसर होगा बी। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो इसको फिर से देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक, तो इसमें गलत स्टेटमेंट बताना तुम्हें। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सही बात है, स्लाइड करता है देखो जब बॉडी रगड़ती है, ठीक, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, मतलब रुकावट ज़्यादा लगता है। और जब बॉडी रोल होती है तो इसमें फ्रिक्शन कम होता है। इसीलिए तो अगर हम ऊपर से कोई चीज़ स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर का मतलब कि क्यूब है, अगर क्यूब को हम लोग स्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये है ऊपर, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे क्यूब अगर स्लाइड करेंगे तो ये बहुत धीरे धीरे आएगा या फिर रुका रहेगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पे स्पेयर रख दें तो लुढ़क ही जाएगा। ठीक, थोड़ा सा भी ऊंचा रहेगा तभी लुढ़क जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में है, इसमें है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो सही है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, अब स्टैटिक ये है, फ्रिक्शन है, अब इसमें ये नॉर्मल ऊपर लगता है, तो इसमें नॉर्मल और ये फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो बराबर हो जाता है, तो ये भी सही ही है। ठीक, तभी तो वो चीज़ रुका होता है, नॉर्मल और फ्रिक्शन बने। फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये भी सही बात है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है जो गलत है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज़ डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ठीक, अब कोफिशिएंट्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो ये किसी को फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है, बताओ बताओ बताओ, अगर किसी को पता हो तो बताओ। चलो हम ही बता देते हैं। तो फ्रिक्शन का फार्मूला जैसे मान लो ये है, ठीक, ये वो यहाँ से अगर इसको कोई खींच रहा है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक, तो इसके पीछे यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और ये ऊपर क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक, ठीक है, तो जो अगर ये स्टैटिक्स है, ठीक, यानी कि रुका हुआ है, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, ठीक है, तो अगर ये स्टैटिक है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा फ्रिक्शन होता है ये बराबर होगा म्यू इंटू एन। ठीक है, ये हमारा बराबर होगा जब ये स्टैटिक होगा। तो अब देखो म्यू 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 की यूनिट निकालना है, तो म्यू बराबर फ्रिक्शन का फोर्स अपॉन नॉर्मल। तो नॉर्मल फोर्स, तो ये भी फोर्स ही है, ये भी फोर्स ही है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, दोनों का फोर्स ही होता है, तो दोनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम ही होगा, कट जाएगा। यानी कि ये जो कोफिशिएंट होगा वो यूनिट लेस ही होगा। ठीक है, समझ में आया। अरे भैया ये भी फ्रिक्शन है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दोनों डायमेंशन लेस हो गया फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन। ठीक, चलो ठीक है, आगे स्लाइड देखेंगे, इतना तो पता नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसमें गलत बताया था कि गलत आंसर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें डी गलत है। इसमें डायमेंशन ऑफ लेंथ बताया है, जो कि जो कोफिशिएंट होगा वो फ्रिक्शन लेस होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स अपॉन, बताओ, चार्ज। ठीक, तो इसका डायमेंशन बताओ, फोर्स का क्या होता है, फोर्स बताओ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और ये चार्ज होता है। अच्छा देखो डायमेंशन किस में दिया है उसी के हिसाब से फार्मूला लगाएं। तो डायमेंशन है, मास दिया है, लेंथ, अच्छा करंट दिया है, और चलो तो देखो, अच्छा यार रब हो गया, चलो फिर से हम लोग लिख लेंगे इसको। तो जो हमारा E होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो F बराबर ma होता है। और चार्ज का क्या होता है, चार्ज क्या होता है, करंट, चार्ज, अच्छा करंट का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, करंट होता है, यानी कि चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम, ये हमारा चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा करंट इंटू टाइम। और मास होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, वेलोसिटी। अरे भैया एक्सेलरेशन का क्या होता है, अब हम वैसा बताएं, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है, अब इसमें पूरा बताओ। चलो, लेंथ पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा लेंथ अपॉन टी का स्क्वायर। ठीक, तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा लेंथ अपॉन टी का स्क्वायर, टी को ऊपर ले जाओगे तो लेंथ टी -2 हो जाएगा। ठीक,
अब देखो मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का l t माइनस 2। अब इसमें देखो एक एक कर दो, अपॉन होगा करंट का क्या होता है एम्पियर, टाइम का क्या होता है टाइम होता है। अब इसको इन दोनों को ऊपर भेज दो, तो इन दोनों को ऊपर भेज दोगे तो फाइनल यहाँ पे लिखो m के पावर 1, ठीक, l के पावर 1, ठीक, एक चलो t के पावर -3 और a, ठीक। तो m l t के पावर -3 a के पावर -1, ठीक। अब देख लो कौन सा होगा आंसर, m l t के पावर -3 a के पावर -1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें बताओ। ये तो -2 है, -3 है, ठीक, लेकिन अच्छा करंट इसमें एम्पियर नहीं दिया है, करंट ही दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करंट के पावर माइनस यही है तुम्हारा आंसर बी। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ किसका होता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो जो एनर्जी गेन करेगा उसी को कहते हैं एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, वो भी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी यूनिट होती है। तो ये तो डायरेक्टली चलो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। तो इसमें बताओ इनकरेक्ट कौन सा है, बताओ इनकरेक्ट पेयर चूज़ करो। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ ये सही है। 1 जूल बराबर 10⁻7 एनर्जी, ये भी सही है। कैलोरी ये भी सही ही है, ठीक। अब 1 किलो बाइट 1000 बाइट दिया है, इसी में डाउट, ठीक। तो किसी को बाइट और किलो बाइट और में रिलेशन पता है, एग्जैक्ट रिलेशन, लेकिन मुझे बताना है कि 1 किलो बाइट कितना बाइट होता है, ठीक। तो अगर तुम ध्यान से पढ़े होगे तो पढ़े होगे 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, ठीक है, 1024 1024। तो इसीलिए वो 1000 बाइट नहीं होगा। कहीं कहीं देखो, कहीं कहीं 1000 बाइट दिए हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारा बाइनरी सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है, ना कि डेसिमल, ठीक। मतलब कि बेस जिसका बेस 10 होता है वो नहीं यूज़ करता हमारा कंप्यूटर, वो हमारा बाइनरी सिस्टम यूज़ करता है, ठीक। यानी कि हमेशा पॉइंट में देता है, तो वो दे देगा 1.0। अब इसको तुम पॉइंट में देता है इसलिए 124। अब ये 1000 डायरेक्टली में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करता है, जो कि हमारा ये होगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड साउंड ऑब्जर्वर apparent frequency heard by the observer is different, the actual frequency of the fourth is ठीक है। अरे डॉपलर इफेक्ट पढ़े थे कि ये हमारा सोर्स है जो कि हमारा साउंड लिमिट करता है। अगर हमारा जो रिसीवर है वो यहीं पे खड़ा है तो जो फ्रीक्वेंसी जो हमारा रिसीवर रिसीव करेगा वो हमारा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन अगर साउंड इधर मूव कर रहा है या फिर रिसीवर ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है, ठीक, या फिर दोनों इधर ही मूव कर रहे हैं, या फिर एक इधर मूव कर रहा है एक इधर मूव कर रहा है, या फिर दोनों इधर ही मूव कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो एक्चुअल से थोड़ा डिफरेंट सुनाई देगा, उसी को हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट ए पॉइंट होता है। तो इसे डीपली तो पढ़ लेना फॉर्मूला सब, लेकिन अभी तुम्हारे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट द नियर ऑब्जेक्ट, यानी कि वो दूर की चीज़ें बहुत आसानी से देख रहा है एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम। चलो तो देखो, एक होता है मायोपिया, ठीक, एक होता है हाइपर मेट्रोपिया। तो ये छोटा है, ठीक, समझ में आया। हेलो, अरे एक मिनट तो इसका नाम छोटा है मायोपिया। तो इसमें जो तुम्हारे पास के ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करेंगे, सही से दिखाई देंगे। तो नाम है मायोपिया, यानी कि छोटा नाम है, तो यानी कि पास का ऑब्जेक्ट तुम्हारा, तुम्हें केवल पास के ही ऑब्जेक्ट सही से दिखाई देंगे। और इसका नाम है दूर, मतलब बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो सही से दिखाई देंगे। तो हमने देखो डिफेक्ट नहीं बताया, हमने बताया कि नाम के हिसाब से कि इसका पास का सही दिखाई देगा और इसका नाम बड़ा है तो इसका दूर का सही दिखाई देगा, ठीक। यानी कि मायोपिया वाले छोटे वाले होते हैं तो पास वाले चीज़ देख लेते हैं, और ये बड़े वाले होते हैं दूर वाली चीज़ देख लेते हैं। यानी कि मायोपिया में जो डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, दिक्कत इसमें क्या होगी कि ये दूर की चीज़ सही से नहीं देख पाते होंगे, ठीक, दूर की चीज़ नहीं देख पाते होंगे सही से। और इनका क्या होता है, ये पास की चीज़ नहीं देख पाते होंगे सही से, ठीक। तो इसमें देखो इसमें लिखा है अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो इसमें दूर का ये देख ले रहे हैं, तो दूर का ये देख ले रहे हैं, यानी कि आंसर हाइपरमेट्रोपिया होगा। चलो अब अगर यही एक ही चीज़ का ऑप्शन देख के आंसर मारना चाहते हो मार सकते हो, लेकिन इसमें कौन सा लेंस यूज़ होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। चलो जैसे कि देखो ये है हमारा दूर का ऑब्जेक्ट, ठीक। तो
यहाँ पे हमारा देखो दूर का ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक। यानी कि हम पास का ऑब्जेक्ट देख ले रहे हैं, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो ये मायोपिया है। तो देखो यहाँ से आता है तो ये हमारी ये है रेटिना, आँख का रेटिना है, और ये इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, तो ये रेटिना के पहले ही इमेज बन जा रहा है, यानी कि हमारे रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है तो हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक। ये है हमारा नॉर्मल कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है दूर रखा हुआ है, अगर ये लेंस से जाके हमारे रेटिना पे इमेज बना रहा है तो हमें दिखाई देगा। तो और ये हमारा डिफेक्ट है, ये हमें मायोपिया हो गया। मायोपिया मतलब कि दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो हम लोग पढ़े हैं एक कॉनकेव लेंस पढ़े हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस पढ़े हैं, ठीक। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, तो ये गुफा जैसा होता है, ठीक, कैविटी, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, अब पहले हम लोग चलो एक ये तो पता ही होगा, कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, लाइट को अपनी तरफ कंसंट्रेट कर देता है, ठीक, ठीक है। और ये जो कॉनकेव होता है, इसका क्या होता है, अपने से दूर भेजता है लाइट को, ठीक, नॉर्मल से जो होता है उससे दूर भेजता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स तो हमारा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा पहले ही बन जा रहा है, यानी कि हमें थोड़ा सा दूर करना होगा, ऐसा लेंस लगाना होगा, तो हम ये कॉनकेव लेंस लगाएंगे। देखो यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा हो गया केस मायोपिया वाला। और इधर हम लोग अब देखने जा रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया ये हमारा नॉर्मल है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर पास में है, नियर पॉइंट में है, तो हमारा रेटिना पे बन रहा है, यानी कि हमें दिखाई दे रहा है पास वाला, ठीक। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट पास में है, ठीक, अब वो हमारा उसका इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, यानी कि हमें सही से नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या हुआ, इसमें हमें पास का नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें दिखाई क्या दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, तो नाम बड़ा वाला होगा, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया होगा। तो ये हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको करेक्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और ज़्यादा कन्वर्ज कर देंगे, पहले ही कन्वर्ज कर देंगे। तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे ही बताएंगे, ठीक है, ठीक। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो हमारा स्काई होता है वो ब्लू दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सही बात है। स्कैटरिंग इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर वाइल लीस्ट इन द केस ऑफ वायलेट कलर, तो गलत बात है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन, अब देखो हम लोग तुम्हें क्या बताया था, विबग्योर जब हम लोग पढ़े थे, विबग्योर VIBGYOR, तो इसमें क्या करे थे, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा था, ठीक, और इसकी स्कैटरिंग सबसे कम थी, तभी तो ये दूर तक दिखाई देता था। लेकिन जो हमारा वायलेट कलर है आसमान में, वो क्या होता है, इसका वेवलेंथ कम है, और जो हमारे एनवायरनमेंट में आसमान में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल इन्हीं छोटे वेवलेंथ को ही स्कैटर कर पाते हैं, ठीक। इसीलिए जब वायलेट कलर हमारा स्कैटर होता है इधर उधर पार्टिकल से टकरा के, तो जब हमारे आँख पे आता है तो हमारा जो आसमान होता है वो नीला दिखाई देता है, ठीक। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है, स्काई पर, तो पहला तो सही है, ठीक, लेकिन जो दूसरा है स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर, ये गलत है। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस में होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, यानी कि वायलेट कलर, ठीक है। देखिएगा स्कैटरिंग इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर वाइल लीस्ट फॉर, ये गलत दिया है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 इज़ करेक्ट, ठीक। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। तो एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है फ्यूज़न। फिजन मतलब ब्रेक होना, और फ्यूज़न मतलब जुड़ना, ठीक, फ्यूज़ होना, दो चीज़ फिजन। तो इसमें मतलब मॉडरेटर इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन सो कैन बी फर्दर यूज्ड इन द फिजन रिएक्शन। नहीं, मॉडरेटर का काम क्या होता है, मॉडरेट करना, यानी कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उसकी स्पीड को कम कर देना, ठीक, ताकि उसका फिजन आसानी से हो जाए। तो इसमें तो लिखा है कि इंक्रीजेज एनर्जी, तो ये हमारा गलत है, ठीक। और इसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। रोड ऑफ बोरॉन और कैडमियम आर यूज टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन द फिजन फ्यूरेनियम न्यूक्लियस, सो इसका कंट्रोलर, ठीक, तो सही है, एब्जॉर्ब करते हैं और, ठीक है, एक्सेस न्यूट्रॉन को और फिजन को प्रोड्यूस करते हैं, सो कंट्रोलर करते हैं, ये बात सही है। हैवी वाटर इज एन आइसोटोप्स ऑफ, क्या लिखा है, देखो, चलो नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन में लिखा था हैवी वाटर इज एन आइसोटोप्स ऑफ हीलियम, ठीक, हीलियम। तो बताओ सही है कि गलत है, हैवी वाटर आइसोटोप किसका होता है, पहली बात हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, D2, अरे यार सही से लिखा तो जाओ, D2O, तो ये ड्यूटेरियम होता है, ये किसका आइसोटोप्स होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है, तो ये भी गलत है, ठीक। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, B, जिसमें सही हमें निकालना था, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। और इसमें देख लो कि जो हैवी वाटर होता है वो कूलेंट का भी काम करता है, ठीक, और क्या करते हैं, कंट्रोलर का भी, मतलब मॉडरेटर का भी काम करता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिया नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ थीफ रैन फ्रॉम द पुलिस कस्टडी एट द स्पीड ऑफ 9 km/h आफ्टर 30 minutes, पुलिस गॉट अलर्टेड, ठीक है।
तो जो चोर है वो जेल से भाग गया। कितने स्पीड पे जा रहा है? 9 किलोमीटर पर घंटे पे जा रहा है। 30 मिनट पुलिस को 30 मिनट बाद पता चला, ठीक, कि चोर भाग गया। उसके बाद 30 मिनट बाद वो उसको दौड़ाना शुरू किए 36 किलोमीटर पर आवर। तो चोर जो है हमारा पैदल भाग रहा है और जो पुलिस है वो हमारे गाड़ी से उसको दौड़ा रहे हैं, ठीक। इसीलिए उनका जो है 36, चोर का 9 था, इनका 36 है, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स सिंस ही रैन द थीफ कुड बी ट्रैप्ड, ठीक। इसमें तो डायरेक्ट अगर आपको याद करना हो तो 40 मिनट है, वरना हम आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। देखो अब ये हमारा देखो किलोमीटर प्रति आवर है यहाँ पे, ठीक। लेकिन ये हमारा आंसर दिया है मिनट में, तो हमें पहले उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर लिया, देखा तो ये है 9 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। अब उसको 30 से किलोमीटर प्रति आवर इंटू 30 मिनट। अब देखो 30 मिनट बाद देखो पुलिस हमारा अलर्ट हो गया। तो 9 को पहले अभी चलो कि नहीं, मिनट को उसी में रहने दो, आवर में ही रहने दो। अब देखो तुम्हारा जो है किलोमीटर प्रति आवर है। अब देखो 30 मिनट बाद उसको कवर किए हैं, तो 9 इंटू, अब इसको 30 को तुम आधे घंटे में कर दो, आवर में ही कर दो, तो 9 गुणे आधा यानी कि 4, ठीक, 4.5 किलोमीटर, ठीक है। अभी 1 किलोमीटर ही है, यानी कि जब हम देखेंगे कि हमारा आधे घंटे बाद जब हम लोग अलर्ट पाए तो चोर कितना दौड़ लिया था, हैं? अरे भैया चोर की स्पीड कितनी थी बताओ? 9 किलोमीटर पर आवर। आधे घंटे बाद पुलिस को अलर्ट लगा, यानी कि आधे घंटे तो चोर दौड़ा ही, ठीक। तो वो दौड़ के यानी कि वो कितना किलोमीटर भाग गया? 4.5 किलोमीटर। यानी कि जब पुलिस हमारा सूचना पाई आधे घंटे बाद कि चोर भाग गया, तो वो 4.5 किलोमीटर ऑलरेडी दौड़ चुका था, भाग चुका था, ठीक है। नाउ लेट द टाइम टेक टू कैच द टी। अब मान लो टी समय बाद चोर को पकड़ा गया पुलिस ने, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन ऑफ द थीफ एंड द पुलिस विल बी, ठीक है। अब देखो जो डिस्टेंस का पुलिस कैसे निकालेंगे, थीफ। अब देखो अब डिस्टेंस का पुलिस कैसे होगा कि डिस्टेंस बराबर पुलिस बराबर डिस्टेंस ऑफ थीफ प्लस 4.5, कहें कि 4.5 तो पहले से ही कवर किया था। अब देखो तो मान लो, देखो ये है पुलिस स्टेशन। तुम लोग को बिना जब तक सही समझाए तब तक समझोगे नहीं। तो ये है पुलिस स्टेशन, ये है हमारा चोर, ये भाग गया, यहाँ तक गया, ठीक। अब जब यहाँ तक गया तो 30 मिनट लगा उसको, ठीक। और कितना? 4.5 किलोमीटर। अब यहाँ पे जब पहुँचा चोरवा तो पुलिस को पता लगा। तो जब पुलिस यहाँ से स्टार्ट की तब अब क्या होगा कि चोरों भागेगा धीरे धीरे और पुलिसवा और तेज़ दौड़ाएगी। तो यहीं कहीं होगा एक पॉइंट जहाँ पे इसको जाके पकड़ लेगी, ठीक। तो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा? चोर के डिस्टेंस के बराबर पूरा होगा। यही है डिस्टेंस कवर बाय चीज। तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना था? 36, और टाइम तो हमें पता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 36 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल बाय द थीफ कितना था? 9 किलोमीटर पर आवर चलता था वो, तो 9 वेलोसिटी इनटू टाइम। उसके बाद ये इतना, टोटल ये हुआ उसका, दोनों बराबर है, ठीक। अरे दोनों बराबर होगा तभी तो पकड़ेगा वो। तो इसको सॉल्व करो, ये लास्ट में हमारा हो जाएगा टी बराबर 0.16 आवर। उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, ठीक। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा हो जाएगा 10 मिनट, ठीक। तो टी हमारा क्या निकला कि कितने टाइम में हमारा, बताओ टी क्या था? फाइनल टाइम था, ठीक है, कि जब हमारा पुलिस थीफ को पकड़ा। और हमारे क्वेश्चन में क्या था कि आफ्टर हाउ मच टाइम सिंस ही रैन द थीफ कॉट बी नैप्ड, ठीक है। तो 10 हो गया। तो अगर हम लोग टोटल टाइम निकालना चाहेंगे तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा बताओ? टोटल टाइम कैसे निकलेगा? अरे बताओ। तो देखो 10 मिनट में पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन पुलिस को पता कब चला था बताओ? पुलिस को कब पता चला? 30 मिनट बाद, ठीक। यानी कि चोर के भागने के कितने मिनट बाद वो पकड़ा गया। तो देखो 30 मिनट बाद तो पुलिस को पता चला था, तो 30 मिनट ये हो गया और 10 मिनट में पुलिस पकड़ लेगा, तो टोटल कितना हो गया? 30 + 10 40। तो सेकंड लिखा है 40 मिनट हो गया, ठीक। समझ में आया? अरे भैया ठीक है। अरे 30 मिनट बाद पुलिस को पता लगा था, तब वो स्टार्ट किया उसको चेस करना, और 10 मिनट में उसको पकड़ लिया। तो चोर भागा था कब? 30 मिनट पहले भागा था, तो 30 मिनट तो वो ले लो, और 10 मिनट पकड़ने में लगा, तो टोटल 40 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट इन द रजिस्टर R3 when the given network is connected through the battery source and
60 वोल्ट जो है तुम्हारा। अच्छा, यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है वो 60 दिया है, ठीक। अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो, चलो यहीं पे देखो जो हमारा, देखो यहाँ पे ये हमारी सर्किट है, ठीक। सर्किट बताओ कैसी सर्किट है, एक तो हमारा ये रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस हमारा इधर है, ठीक, और एक इधर है, ठीक है। ये हमारी टोटल सर्किट थी, और यहाँ से हमारा कौन सा कितने का कनेक्टेड है, क्वेश्चन में कितना लिखा था 60 वोल्ट, ठीक। तो मान लो 60 वोल्ट का ये कनेक्टेड है, तो ये प्लस है, मान लो ये माइनस है, चलो बना दें, बैटरी ऐसे है, ठीक, प्लस है माइनस है। तो इधर से आई करंट मान लो जाएगा, ठीक, तो आई करंट तो इधर जाएगा, फिर आई इधर जा रहा है, अब इसमें करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो करंट कैसे डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस के इन्वर्स, क्योंकि वी क्या होता है, वी बराबर आई आर। तो अगर ये कांस्टेंट है तो करंट क्या हो जाएगा, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो यानी कि करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली यहाँ पे होगा, ठीक। अब देखो, तो हमें पता है कि 60 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक, और आई करंट जा रहा है, तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस दिया क्या क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया है, R1, यहाँ पे R2 और R3, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दिया क्या क्या है कि जो हमारा R1 है वो, चलो यहाँ पे 50 दिया हुआ है, और यहाँ पे 100 दिया हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक। यानी कि यहाँ के दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, R2 R1, R2 R3 और R1 50 है। तो पहली बार टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो पैरेलल वाला क्या होता था फॉर्मूला, रेजिस्टेंस बराबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोनों अपॉन एडिशन, यानी कि 200। अरे भैया कुछ नहीं पता, एक तो हमारा फार्मूला था जो पैरेलल में होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक। इसी को जब हम R इक्विवेलेंट लिखते थे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यही होता था। तो वही हमने लगाया कि इन दोनों का R2 और R3 का कैलकुलेट किया कि 100 × 100 अपॉन 100 प्लस 100, तो इसको काट दो, कितना हो जाएगा 50। बताओ 50 हो गया। अब यहाँ का कितना था 50, तो जो सीरीज़ में था उसका फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, डायरेक्टली जोड़ देते हैं सीरीज़ में, ठीक। तो 50 ये है दोनों मिला के, और 50 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 100। तो अब हम लोग करंट यहाँ का निकाल लेंगे, V बराबर IR, ठीक है, वोल्टेज बराबर I इंटू R। इतना तो पता ही होगा, इतना नहीं पता है तो तुम्हें क्लास करना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वोल्टेज कितना है 60, आई कितना है निकालना है, आर कितना है टोटल 100 है, ठीक, ये मल्टीप्लाई में था, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 0.6। अब देखो, अब ध्यान से देखना क्योंकि यही खेल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 0.6 यहाँ पहुँचा, यहाँ भी 0.6 यहाँ पे गया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द करंट इन रजिस्टर्स R3, यानी कि इसमें हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे 0.6 पहुँचा यहाँ तक, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, तो क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है और वोल्टेज कांस्टेंट है तो इक्वल डिवाइड हो जाए, यानी कि 0.3 इधर जाएगा, 0.3 इधर जाएगा। तो R3 में कितना करंट पहुँचा 0.3, R2 में 0.3 और R1 में 0.6, ठीक। समझ में आ रहा है, आना चाहिए, बेसिक चीज़ें तो आना ही चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.3, ठीक है, ठीक। 94 द वेसल इज फिल्ड विद वाटर, शो द फिगर गिवन बिलो, द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड एट द पॉइंट एंड द मिनिमम। इसमें प्रेशर पूछना है, तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, पी बराबर रो जी और एच, ठीक है। तो ये एच होता था क्या, हाइट फ्रॉम द सरफेस, ये होता था एच, यानी कि जितना ज़्यादा एच होगा तब देखो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक। तो सॉरी ये डेप्थ कहेंगे, इसको कहेंगे डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। अरे सरफेस से नीचे जा रहे हैं तो डेप्थ कहेंगे, ऊपर जाते तो हाइट कहते हैं, ठीक। यानी कि जितना ज़्यादा हमारा डेप्थ होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तब देखो सबसे ज़्यादा डेप्थ देखो ये x है, ये y है और ये z है, तो यहाँ पे तो 0 है h, और यहाँ पे मान लो कुछ है, ठीक, इतना है, और यहाँ पे इतना है, तो सबसे ज़्यादा h कहाँ पे है
जेड पे है तो मैक्सिमम प्रेशर जेड पे होगा, मिनिमम प्रेशर जेड पे होगा। तो हमारा आंसर बी वाला। समझ में आ गया? चलो, assertion the optical fiber communication doesn't suffer from the crosstalk reason optical interference is 0। ठीक है, तो इंटरफ्रेंस को तो पढ़ना चाहिए। चलो आंसर देख लो। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इज द सिस्टम बाय विच वी ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ओवर एनी डिस्टेंस। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं कितने भी डिस्टेंस तक, फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन थ्रू एन ऑप्टिकल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। तो फाइबर के थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। द ऑप्टिकल इंटरफ्रेंस बिटवीन द फाइबर इज़ जीरो। चलो ये सही है, मतलब ऑप्टिकल इंटरफ्रेंस बिटवीन द फाइबर इज़ जीरो। उसके बाद हेंस इसीलिए क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हैज़ बीन इम्यूनिटी टू द क्रॉस टॉक, यानी कि इम्यूनिटी मतलब कि नहीं होता, क्रॉस टॉक नहीं होता। तो इसमें क्या है, ऑप्टिकल फाइबर आर कम्युनिकेशन डजंट सफ़र फ्रॉम क्रॉस टॉक, यानी कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है। इफ़ अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू द रे द रिफ्रैक्टेड रे। तो भैया रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो देखो अब ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक, ये मान लो यहाँ पे एयर है। ठीक, और ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो जैसे ही हमारी ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब ये हमारी इंसिडेंस एंगल है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो जैसे ही हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक, तैसे ही वो बेंड हो जाती है। किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो देखो ये ऐसे सीधे सीधे अगर जाती सीधे तो ऐसे जाती, लेकिन ये बेंड होके इधर से जा रही है। ठीक, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। अब ये हमारा ये रिफ्रैक्टेड हो गया। अब यहाँ से डेंसर मीडियम से फिर रेयर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक, क्योंकि ये देखो ऐसे सीधे अगर जाती तो ऐसे हमारी जाती, लेकिन ये थोड़ा इधर हट गया। ठीक, तो यार नॉर्मल से दूर हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, देख लो। अब यहीं पे ही कंक्लूजन देख लो कि अगर हमारी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल के पास से जाएगी। और अगर हमारे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, जैसे डर याद कर लो कि डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो डर याद कर लो कि डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, से याद कर लो। अब इसमें आंसर क्या है, इफ द लाइट रे ट्रेवल्स डेंसर टू द रेयर मीडियम द रिफ्रैक्टेड रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो लेड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, वो पीएन डायोड होता है। ठीक है, ये भी ना, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक, इसको चलो अब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का देख लेंगे। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और तुम्हारा सोलर सेल सुपर कंडक्टर, तो सोलर सेल तुम्हारा सुपर कंडक्टर नहीं होता। ठीक, सोलर तो तुम्हारा सेमी कंडक्टर होता है, उसमें सेमी कंडक्टर। चलो ठीक है, पेंडुलम एसएचएम करता है। ठीक, जब पेंडुलम का जो एसएचएम की जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है तो वो एसएचएम करता है पेंडुलम। ठीक, तो इसमें मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए सोलर इज ए सेमी कंडक्टर, इट इज़ नॉट अ सुपर कंडक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे चलो नहीं दिया। उसके बाद हमारा पीजियो इलेक्ट्रिक सेंसर आर यूज टू मेजर। तो पीजियो मतलब बताओ, पीजियो मतलब होता है प्रेशर। ठीक, तो जो हमारा पीजियो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो क्या मेजर करता है, प्रेशर मेजर करता है। वैसे तो अगर हम देखे जाएँ तो पीजियो इलेक्ट्रिक जो हमारा होता है वो कई चीज़ मेजर करता है। जैसे कि बताओ, कोई बताएगा कि जो हमारा पीजियो इलेक्ट्रिक होता है वो क्या क्या मेजर करता है? बताओ, नहीं पता तुम लोग को? चलो, तो इसको तुम लोग कहीं पे नोट कर लो। ठीक है, जो हमारा पीजियो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है वो क्या क्या मेजर करता है। तो सबसे पहले कि जैसे कि हमने बताया प्रेशर भी मेज़र करता है। ठीक, दूसरा होता है वाइब्रेशन। ठीक है, तीसरा होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, चौथा होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक, तो पीजियो इलेक्ट्रिक हमारा मेज़र करता है प्रेशर। ठीक, तुम्हारा वाइब्रेशन, एक्सेलरेशन। तो पीजियो इलेक्ट्रिक हमारा क्या क्या मेज़र करता है, प्रेशर, ठीक है, वाइब्रेशन, एक्सेलरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक, तो इतना हम लोग रट लेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, द टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इज़। तो इसको देखो, ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, कि जब टोटल हीट गिवन टू अ सिस्टम इज़, तो आप अगर इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए तो ज़्यादा सही है आपके लिए, क्योंकि आप अगर MCQ है उसको आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, टोटल एनर्जी। कोई बताएगा टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है? बताओ भाई, जिसको पता हो बताओ। टोटल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है और इंटरनल एनर्जी होता है।
ठीक। तो वो हमारा जाके टोटल एनर्जी हो जाता है। तो टोटल एनर्जी अगर हम लोग कैलकुलेट किए होंगे तो हमारा आ जाता है, कितना आता है कोई बताएगा? तो जो हमारा टोटल हीट होता है, पहली बात वो क्या होता है, देखो फॉर्मूले से देखें, टोटल हीट बराबर, पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम लोग को, क्या ही बताएं, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, चेंज इन द वर्क डन। ठीक। तो जो ये हमारा वर्क डन होगा इसको टोटल कैलकुलेट, ये तो हमारा ज़ीरो ही होता है। ठीक। तो इसको भाई काफ़ी कैलकुलेट करने के बाद, लगभग एक पेज का प्रोसेस है। ठीक। उसमें सब कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आता है 1.21 RT। ठीक है। तो इसको याद कर लो। ठीक। देखो PV बराबर होता है nRT। ठीक। तो ये V इधर चला जाए, N/V हो जाता है। तो इसी के समझ लो 1.21, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये RT की वैल्यू हो गई। ठीक। तो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक। अच्छा, वर्क डन की फॉर्मूला किसी को पता है? नहीं पता? अरे कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना वर्क डन होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे कितना वर्क डन होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तुम ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लो। बाकी क्लास में जो भी डाउट होगा क्लास में क्लियर करेंगे इसको। टोटल हीट गिवन टू अ सिस्टम इज़ 1.21 RT। ठीक है। ओके, चलो थैंक यू। पढ़ते रहो और सॉल्व करते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक। हम कोशिश करेंगे टाइम निकाल के तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने के लिए। और बता देना कि मैं क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का बनाए हैं। ठीक है। ये देखो बायोलॉजी तो तुम लोग पा ही जाते हो, बायोलॉजी का तो तमाम लोग हैं, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री के इसमें बता देना केमिस्ट्री के या फिजिक्स के बनाए। ठीक। ओके, थैंक यू।